हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हमने दो स्क्रीन क्यों लिया है, उसका अभी रीज़न बताते हैं। काफ़ी बच्चों का मैसेज आया था कि जो ये आप नोट्स सर बनाते हैं, ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसको एक बार बता दीजिए, ठीक है। और हमको कैसे पढ़ना चाहिए इस आपके नोट्स को। तो 5 मिनट में आज आपका लेना चाहता हूँ। इस 5 मिनट में मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, क्या क्या रखा जाता है इस नोट्स में, कौन कौन से आपकी चीज़ें यहाँ पर और इंक्लूड की जाती हैं। तो थोड़ा सा 5 मिनट हमको समय दे दीजिए। देखिए, जैसे यहाँ पर है, आज का जो चैप्टर है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज जैसे भारत की तट रेखा से क्वेश्चन है, और दूसरा पूर्वी और पश्चिमी तट जितने भी हैं इससे भी जो चैप्टर बना है आपका ये है, ठीक है। तटीय राज्य हैं, ठीक है, ये सब। और चाहे आपका अरब सागर के हो चाहे बंगाल की खाड़ी, यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी के द्वीप हैं और अरब सागर के। चलिए मैं एक आपका एग्जांपल जैसे अरब सागर का ले लेता हूँ, छोटा था इसलिए हम इसी अरब सागर को ले लिए। अब देखिए जैसे ये देखिए, ये वाला आपका थ्योरी पार्ट होता है। किसमें? ये घटना चक्र की बुक है, इसमें ये थ्योरी का पार्ट दिया गया है। अब हम इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे हम कोई चीज़ छोड़ते नहीं। देखिए जैसे यहाँ लिखा गया, भारत के केरल के मालाबार तट के पास लक्षद्वीप स्थित है। अब देखिए यहाँ पर केरल के बार तट पर लक्षद्वीप स्थित है। इसके बाद ये देखिए, जहाँ पर ये छोटे परवाल द्वीप, देखिए झारखंड पीसेस में आया है, तो ऐसे यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख भी देते हैं। इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर डायग्राम जैसे लिखा गया है, पहले इनको लकाद्वीप, मिनी का अमीनी द्वीप, तो हमने थोड़ा सा यहाँ पर डायग्राम क्रिएट कर दिया है। जैसे आपको क्या होता है, ये थ्योरी के पार्ट में दिया रहता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में जैसे लगता होगा, मतलब लगता होगा कि थोड़ा सा कैसे पढ़ें। तो जैसे ये वाला अगर थोड़ा सा डायग्राम के फॉर्म में दे देंगे तो आपको थोड़ा इजीली होगा पढ़ने में। अब देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर दिया है 240 से 440, तो हमने यहाँ इंडिया का मैप बना दिया। यहाँ पर लक्षद्वीप है, और यहाँ पर देखिए 220 से 240 तक किलोमीटर तक यहाँ पर ऐसे डायग्राम डिस्टेंस बना दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे करके फिर यहाँ पर देखते हैं कुल क्षेत्रफल। अब देखिए यहाँ पर कौन कौन सा जो अलग करता है, यहाँ पर लिखा गया है मिनिकाय शेष द्वीपों को 9 डिग्री चैनल से अलग करता है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या ले लिया है, मैप लिया है क्या, हाँ देखिए मैप भी लिया है। यहाँ पर इसी चैप्टर में मैप लिया है, ताकि आपको मैप, जैसे आपको यहाँ पर देखिए मिनिकाय है और ये वाला पूरा लक्षद्वीप का एरिया है, तो मिनिकाय पूरे लक्षद्वीप के आइलैंड को उसके कितने डिग्री से अलग करता है, 9 डिग्री को। अब देखिए नीचे दिया गया है कि 8 डिग्री वाला कहाँ गया, ये मिनिकाय, और 9 डिग्री अलग करता है। 8 डिग्री वाला नहीं है, मतलब 8 डिग्री भी पढ़ लीजिए, मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री अलग करता है, ठीक है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछ लिया गया था, जैसे कि दक्षिण पश्चिम भारत में पूछ लिया गया था, भारत के किस साइड में ये आपका पड़ता है ये लक्षद्वीप, तो ये बीपीएससी में पूछा था। तो ये मैंने देखिए यहाँ से मैप में दिखा दिया कि इधर से ईस्ट साइड पड़ता है। ऐसे ही मैं बनाता हूँ हर चीज़ें। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, जैसे ऑफशोर आइसलैंड में, ठीक है, तो ये आइलैंड, ये देखिए यहाँ पर हमने मैप ला दिया है, मैप। अब देखिए जितने भी यहाँ पर ऑफशोर आइलैंड है, जैसे बुचर करंजा क्रास, ठीक है, तो बुचर करंजा क्रास ये मुंबई के पर एक एक तीर से दिखा दिए हैं, ठीक है, एक आपको ऐसे, ठीक है। अब देखिए सर क्रीक के बारे में, तो सर क्रीक के बारे में नीचे पूछ लिया गया था, ठीक है, ये सर क्रीक विवाद, तो यहाँ पर एक मैप ला दिए हैं, ठीक है। तो जब इस आप ये क्या कहते हैं पीडीएफ को आप डाउनलोड करके टेलीग्राम से पढ़ेंगे। अब देखिए पढ़ेंगे कैसे, इसको भी बता देता हूँ। आप इस घटना चक्र को बुक को ओपन कीजिए, इसके बाद आप इसका पीडीएफ अगर आप मोबाइल से पढ़ सकते हैं तो मोबाइल से पढ़िए, और अगर नहीं पढ़ सकते तो भले पीडीएफ निकलवा लीजिए, नहीं तो मोबाइल से ही पढ़िए ज़्यादा, क्योंकि सब घटना चक्र है तो क्या आप पीडीएफ निकलवाएंगे, मोबाइल से ही पढ़ लीजिए। मोबाइल से पढ़िए, एक एक चीज़ देखिए, इसके बाद क्वेश्चन करिए, ठीक है, क्वेश्चन करिए। इसके बाद जो क्वेश्चन देख लीजिए, हाँ ये क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ठीक है, कौन एक परवाल द्वीप, लक्षद्वीप। इसके बाद जो मैं पीडीएफ में मैप ये सब रखा हूँ, उस मैप से देखिए कि हाँ इसमें ऐसे ऐसे बनाया गया है, ये कहाँ पे है। इसका मतलब ये पिक्चर के फॉर्म में मैं आपको लाया हूँ।
पिक्चर फॉर्म में अगर पढ़ के फिर जब आप क्वेश्चन करेंगे किसका, घटना चक्र का, तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा, एक आपके माइंड में सेटअप बैठ जाएगा कि हाँ हम इतना मेहनत आपके लिए क्यों करते हैं। और फ्री ऑफ कॉस्ट, ना कोई पैसा ना कुछ, मैं कभी पैसा इसका कुछ लूँगा भी नहीं, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगा। और एक बात मैं ये भी बता दे रहा हूँ, कुछ लोग कहते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो उतना वो नहीं होगा, मतलब बेनिफिट नहीं होगा। सब कहाँ से आप क्वेश्चन बनाएंगे, देखिए यहीं से तो मान लीजिए क्वेश्चन इसी सबसे तो आएगा। अगर मैं आपको ये भी कह रहा हूँ, अगर जो मैं ये बना रहा हूँ और ये कुछ चीज़ें मैं अलग से भी लाता हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर घटना चक्र में नहीं होता, वो चीज़ें मैं देखता हूँ कहाँ कहाँ पे वो चीज़ें पूछी गई हैं, ठीक है, तो उसको भी मैं लाता हूँ। जैसे हिस्ट्री में देखेंगे वहाँ ज़्यादा अलग लाता हूँ, क्योंकि वहाँ एनसीईआरटी कुछ ज़्यादा ही मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ज्योग्राफी एनसीईआरटी और हिस्ट्री चलता है, ठीक है। अभी तीसरी बात है, जो भी आप पेड, जैसे जिनका भी आप ये हैंड रिटन नोट्स पेड बैच में लिए होंगे किसी का भी, आप, मैं हैंड रिटन नोट्स की बात कर रहा हूँ, आप जब पेपर दे के आइएगा, इस जो मैं हैंड रिटन नोट्स बनाया हूँ इसको, इसके बाद उनका जो हैंड रिटन नोट्स होगा जो आप खरीदे होंगे, ठीक है, पेड बैच में, उससे मिला लीजिएगा किस में किसका ज़्यादा क्वेश्चन मिला है, ठीक है। आप, तो बस यही बताने का मेरा पर्पज़ था, ठीक है। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं कि आपको कैसे, देखिए हर चीज़ें हम एक्सप्लेन, तो अभी चलते हैं अब पूरा एक्सप्लेन ही करते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप पेपर दे के आइएगा, फिर मेरा नोट्स से जितना नोट्स बना है इससे मिला लीजिएगा, ठीक है, फिर मिला लीजिएगा, फिर देखिएगा कितना फंसता है कितना नहीं, ठीक है। ये तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, लगभग 80%, 90 तो नहीं बोल सकता, 80% क्वेश्चन यहीं से फंस जाएगा, ठीक है, अगर ज्योग्राफी की सिर्फ बात करें या हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, या और सब्जेक्ट का जो पढ़ाया हूँ मैंने, ठीक है। तो चलते हैं, अब शुरू करते हैं, ठीक है। भारत की तट रेखा के बारे में बात करते हैं आज, ठीक है, भारत की तट रेखा के बारे में आज बात करते हैं। देखिए बहुत अच्छे डिटेल से समझाऊंगा आज आपको, आज आपका समय थोड़ा लगेगा। देखिए देखिए क्या कहा पूछा जाता है मेन, कि भारत की तट रेखा सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, तो आपको पता होगा सबसे ज़्यादा लंबी किसकी है, गुजरात की। लेकिन अब ये नहीं पूछा जाएगा किसकी सबसे ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे तटरेखा किसकी, इसके बाद मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। गुजरात की तटरेखा देखेंगे तो 1214 किलोमीटर है, और इस यहाँ पर दमन एंड दीव की देखेंगे तो दमन दीव का 42.5 किलोमीटर है। महाराष्ट्र का 652 किलोमीटर है। यहाँ गोवा का 118 किलोमीटर है। 132 किलोमीटर लक्षद्वीप का है, ठीक है। एरिया नहीं पूछ कितना, मतलब इसका कितना भाग है समुद्र से लगा हुआ है ये पूछ रहा है, ठीक है। एरिया तो बहुत कम है, ठीक है, 32 वर्ग किलोमीटर ये बस। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 569 किलोमीटर केरला का है, पुडुचेरी का 30.6 है, ठीक है, और ये तमिलनाडु का 906 है, ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश का 973 है। तो पहले नंबर पे कौन जाएगा, गुजरात, दूसरे नंबर पे ये आंध्र प्रदेश, ठीक है। उड़ीसा 476 है और वेस्ट बंगाल 157 है। तो यहाँ पर देखिए भारत की तटरेखा कितने राज्यों से लगती है, ठीक है। तो भारत की तटरेखा 9 राज्यों से, ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। ये आईएएस में पूछा गया, आपके आरओ में 2 बार पूछा गया, 2014 और 16 में पूछा गया था भारत की तटरेखा कितने राज्यों से लगती है। तो देखिए गिन लीजिए, एक 9 राज्यों से लगती है, राज्य पूछा गया था, यूटी नहीं पूछा गया था। यूटी पूछे 4 यूटी से लगती है, ठीक है, कितने यूटी से, 4 यूटी से लगती है। अब देखिए राज्य सबसे ज़्यादा गुजरात से लगती है, गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आता है, देखिए 973 है। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु आता है, याद रखिएगा, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बाद आता है। तो पहले गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, ठीक है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते होंगे कि आंध्र प्रदेश पहले आएगा गुजरात, ठीक है। तो अगर ये भी क्वेश्चन दे दो गुजरात को हटा दे तो चारों में मतलब बताना है, तो पहले आंध्र प्रदेश होगा, तब तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरला। आप कहेंगे महाराष्ट्र ज़्यादा है कि ये, सॉरी थोड़ा सा वो टेक्निकल इशू हो गया था। कह रहे थे क्या, किस पर चल रहे थे हम,
कि महाराष्ट्र का ज़्यादा है कि ये केरला का। तो महाराष्ट्र का तटरेखा ज़्यादा है और केरला का कम है। ठीक है, ये देखिए। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और पूछा जाएगा, ये यहाँ पर देखते हैं यहाँ। हाँ, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी तटरेखा किसकी है? गोवा की 118। अगर पूछा जाए सेकंड सबसे छोटी तटरेखा, अगर ऑप्शन में गोवा ना दे तब क्या करेंगे? तब आप बताएंगे यहाँ पर किसकी तटरेखा सबसे छोटी है? 157 वेस्ट बंगाल की। राज्य की बात कर रहे हैं, यूटी की नहीं बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर यूटी की बात करें सबसे बड़ी तटरेखा, तो अंडमान निकोबार की। आपके पेपर में ये भी आ जाता है कि उसमें राज्य यूटी नहीं पूछता ऑप्शन में, क्वेश्चन में, और वो दे देता है गुजरात भी, अंडमान भी। अगर राज्य यूटी ना कहे कि पूछ ले, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दे दे कि सबसे बड़ी तटरेखा किसकी है, तब अंडमान निकोबार की आप लगाएंगे, ना कि गुजरात की लगाएंगे, क्योंकि वहाँ पर स्पेसिफिक तो दिया नहीं है कि राज्य के होगा कि यूटी का होगा। ठीक है, तो यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर अंडमान निकोबार ही लगाएंगे। फिर लक्षद्वीप, ठीक है, 132, दादर नगर हवेली 42.5, पुडुचेरी ये 30.6। अब देखिए यहाँ पर तट, देखिए यहाँ पे लिखा गया 7516.6। तटरेखा की जब कुल लंबाई की बात करते हैं तो 7516 किलोमीटर होता है। तटरेखा की कुल लंबाई के मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर मैं आपको बता दूँ, ये अंडमान निकोबार भी ले लीजिए, लक्षद्वीप भी ले लीजिए, और जितने और सब टापू सबको ले लीजिए, फिर और ये जो मेन लैंड से बाउंड्री लग रही है समुद्र से, उसको ले लीजिए, तब 7516 किलोमीटर होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक तब होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा था कि अगर सिर्फ मुख्य भूमि से देखा जाए, मतलब ये जो गुजरात वाला एरिया है, यहाँ से चलते हैं वेस्ट बंगाल तक की, सिर्फ मुख्य भूमि से देखा जाए तब कितना लगता है? अगर मुख्य भूमि से देखा जाए तो 5422। क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि मुख्य भूमि से सिर्फ, तो 5422 किलोमीटर। और यहाँ मुख्य भूमि से कुल दूरी तट की, तो अगर तट की कुल दूरी खाली तट की देखा जाए, लक्षद्वीप या निकोबार, तो 2000, तो ये दोनों को जोड़ेंगे आप तो इतना आ जाएगा 7000। ठीक है, आप समझ कर पाए? ये दोनों तट रेखा की है, और ये जो दोनों है, ये तट रेखा मतलब ये आइसलैंड, मतलब जो आपका चाहे वेस्ट ये बे ऑफ बंगाल में हो, चाहे अरेबियन सी में, कोई भी टापू, उस सब की रेखा, और ये सिर्फ मुख्य भूमि से है। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ। भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए यहाँ पर इधर अरब सागर होता है, इधर बंगाल की खाड़ी होती है। ये क्वेश्चन आपका कहाँ पर पूछा गया था? आईएएस में पूछा गया था। रत्नाकर की संज्ञा किसको दी जाती है? मेन चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपका वन लाइनर फॉर्म में होगा, आईएएस में आया होगा, वो क्वेश्चन बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। 90% चांस होता है आपके पीसीएस में आने का। ठीक है, चाहे आप यूके पीसीएस दे रहे हो, चाहे बिहार पीसीएस दे रहे हो, चाहे आप उत्तर प्रदेश पीसीएस दे रहे हो, कोई पीसीएस दे रहे हो, तो रत्नाकर की संज्ञा दी जाती है ये हिंद महासागर को। याद रखेंगे, ज्वेल्स ऑफ माइन इसी हिंद महासागर को दी जाती है। अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी तटरेखा गुजरात राज्य की है, सबसे छोटी गोवा राज्य की है। लेकिन अगर सेकंड पूछ ले, मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ इसीलिए सेकंड, तो पश्चिम बंगाल की है। भारत का औसत समुद्र तल कहाँ से नापा जाता है? जैसे आप जब रेलगाड़ियों पे, मतलब स्टेशन पे नहीं जाते हैं ट्रेन पकड़ने, तो वहाँ पर जो जो पीला वाला येलो वाला बोर्ड नहीं लगा रहता कि ये कौन सा जंक्शन है, मान लीजिए ये अयोध्या जंक्शन है, ये दिल्ली कैंट है, ठीक है, तो ये मतलब ये और पुरानी दिल्ली है, न्यू दिल्ली है, ठीक है, तो वहाँ पर एक येलो टाइप का वो लगा रहता है, तो उसी येलो में लिखा रहता है समुद्र तल से ऊंचाई। तो कहाँ से लिया जाता है? चेन्नई। देखिए ये कहीं कहीं बुक में अलग दिया रहेगा और कहीं अलग दिया, लेकिन आप चेन्नई के तट पर, जो आपके लोक सेवा आयोग ने माना है, किसी बुक में कुछ भी दिया रहे, जो आयोग मानेगा वही आप लगाइएगा। तो आयोग ने आपके माना है चेन्नई के तट से नापा जाता है, बस। भारत का औसत समुद्र तल चेन्नई के तट से नापा जाता है, इतना याद रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे वही जो अभी ये सब, अभी जो ये पुलिन होता है, पुलिन क्या होता है जानते हैं? जैसे मतलब जो ये क्या कहते हैं, जैसे बीच टाइप का पुलिन होता है, मतलब ये जो जहाँ पर ये मिलते हैं समुद्र और ये भूमि, उसी के बीच का एरिया पुलिन। ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर जैसे दीघा पुलिन है, गोपालपुर पुलिन है। गोपालपुर पुलिन कहाँ है? उड़ीसा में है।
पारादीप है, ठीक है, पारादीप ये तो उड़ीसा में जानते हैं। दीघा पुलिन पूछा गया था, ये पश्चिम बंगाल में है। ये मरीना बीच चेन्नई में है, ठीक है। और ये देखिए जंजीरा काली ये काला गुंडिन पुलिन, ये पुलिन है, ठीक है। अभी देखिए इसके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तब आप दिखाएंगे। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ अब यहाँ पर देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैरी टाइम जोन। ठीक, आज मैं आपको इसका थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ ताकि आपको पूरा एकदम समझ जाइए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपका समुद्र होता है ये आपका मेन लैंड है, ये देखिए मेन इंटरनल वाटर, यहाँ मेन लैंड का जो थोड़ा सा वाटर जमा हो जाता है ये बेस लाइन होता है। एक मतलब समुद्र तट के, जैसे ये समुद्र तट है तो ये ऐसे मान लीजिए, तो ये यहाँ पर एक बेस लाइन होता है, ठीक है। तो उस बेस लाइन के अंदर ये जैसे गोखुर झील उल बन जाते हैं, वहाँ पर पानी हो जाता है, तो वो बेस लाइन वही थे। उधर से एक बेस लाइन यहाँ पर जब खींचा जाता है तो उससे 12 नॉटिकल मील क्या होता है ये सब समझिए। देखिए यही सब पूछ लिया जाता है कि ये 12 नॉटिकल मील, 24 नॉटिकल मील, आज मैं सब आपको क्लियर कर देता हूँ। जो बेस लाइन होता है, बेस लाइन के अंदर जो भाग होता है वो स्थलीय भाग, वो आधार लेखा के मध्य होता है, उसके जल को आंतरिक जल कहते हैं। इस देखिए इस एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इस एरिया की बात कर रहा हूँ। ये एरिया पूरी तरह से भारत का है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अपना कानून नहीं बना सकता, ठीक है, याद रखेंगे। जो बेस लाइन के अंदर का एरिया होता है वहाँ पर चाहे मेरी यस, यहाँ पर जानते हैं सीबेड अथॉरिटी, ये होता है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, ये कानून बनाती है इसी से रिलेटेड, ठीक है। मतलब क्या आपको यहाँ पर ये रिसोर्स का यूज करना कि नहीं, तो इससे परमिशन लेना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, बेस लाइन के अंदर। तो एक होता है ये बेस लाइन के अंदर, तो ये नहीं पूछा जाता। मेन पूछा जाता है कि 12 नॉटिकल मील तक क्या होता है। तो अब याद रखेंगे कैसे मैं बता रहा हूँ। देखिए 12 नॉटिकल मील तक जो होता है वहाँ भी आप ही का एरिया है, आप ही वहाँ पर सब कुछ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए वहाँ पर लिखा हूँ, अभी मैं इसको समझाता भी हूँ। किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। यह आधार रेखा से सागर की ओर मापी जाती है, जो समानता 12 समुद्री मील तक होती है। संपूर्ण अधिकार होता है, यहाँ पर भी भारत का पूरा अधिकार होता है। अब देखिए इसको कैसे आप करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैं एक डायग्राम, मैं आप एक दिमाग में सोचिए क्या होता है। ये आपका पूरा घर है, ठीक है, घर है, इस बाउंड्री है, ठीक है, बाउंड्री है, इसी बाउंड्री में ये आपका घर बना है और यहाँ पर एक गेट लगा है, ठीक है। ये जो घर है ये आप बेस लाइन मान लीजिए, ठीक है, बेस लाइन। और ये जो आपका गेट लगा है ये सामने, ये 12 नॉटिकल मील तक यहाँ पर है, ठीक है। तो जो आपके घर के अंदर ये जो इतना है, यहाँ पर तो आप पूरा जितनी कोई भी आपका अधिकार होगा, इस गेट के अंदर आप ही का तो पूरा अधिकार होगा, और जो घर अंदर होगा इस पर तो आपका अधिकार ऑलरेडी है, तो पूरी तरह से घर के अंदर तो अधिकार है ही है। इसके बाद इतना आपने बाउंड्री मतलब घेर लिया अपने घर का, उस पर भी आपका अधिकार है। तो यहाँ पर जो नेशनल एयर स्पेस है किसी देश का, उसका भी अधिकार होता है इसी 12 नॉटिकल मील के अंदर, ठीक है। तो याद रखिएगा इसी 12 नॉटिकल मील के अंदर आपका नेशनल एयर स्पेस भी होता है। अगर चाहे यहाँ पर जैसे इंडिया का है, यहाँ पर कोई अगर दूसरा एयर स्पेस इंटर कर दिया तो उसको इंडिया वाले मतलब शूट कर सकते हैं, उस पर कोई वो नहीं होगा, आपत्ति नहीं कोई लगा सकता, ठीक है। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपत्ति नहीं लगा सकता, क्योंकि ये आपके एयर स्पेस को वायलेट किए हैं, ठीक है, दूसरे कंट्री वाले। अब तो 12 वाला देखिए, यहाँ पर संपूर्ण अधिकार किसका होता है, ये भारत का होता है। कुछ भी करे यहाँ पर, भारत का मतलब एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, किसी भी देश का हो सकता है। इसके बाद ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कोई कि ये क्या क्या कहते हैं, संपूर्ण ये जो प्रादेशिक जल क्षेत्र होता है कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कहेंगे बेस लाइन से, ये देखिए बेस लाइन है, इस बेस लाइन से, ठीक है, 12 नॉटिकल मील तक होता है। 1 नॉटिकल मील 1.852 होता है। तो इतना याद रखेंगे। अगर आपसे ये भी पूछे कि क्या एयर स्पेस भी आपका होता है, तो हाँ, एयर स्पेस भी ऊपर वाला हमारा ही होता है, सब कुछ हमारा होता है, ठीक है। अब देखिए
अब आपसे पूछे 24 नॉटिकल मील कहाँ से कहाँ होता तो वो भी कहेंगे वो बेस लाइन से होता, आधार रेखा से ही होता है। ये नहीं कहेंगे कि वो 12 नॉटिकल मील के अलग होता है, नहीं, वो आधार रेखा से यहाँ तक होता है, ठीक है, 24 नॉटिकल मील। अब इसमें क्या क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें होती है, सीमा शुल्क, वित्तीय अधिकार, समीप की चीज़ें हो सकती है। जैसे यहाँ पर आप इमिग्रेशन से रिलेटेड बिल मतलब कानून बना सकते हैं, कस्टम ड्यूटी लगा सकते हैं, टैक्स लगा सकते हैं, पॉल्यूशन से रिलेटेड काम कर सकते हैं। अब इसमें अगर आपके घर की बात करें तो ये तो 12 नॉटिकल मील आपके अंदर वाला घर हो गया, ये बाउंड्री हो गई आपका, और ये जो आपका घर बना है वो तो बेस लाइन हो गया। यहाँ से एक रोड गुजरती है, ठीक है, अब वो रोड 24 तक आ गया है, ठीक है, कि जो आपके सामने से घर के सामने से रोड गुजरती है उसको मान लीजिए 24 तक आ गया, तब वहाँ पर क्या जो गाड़ियाँ आए जाएंगी ना उससे आप टैक्स वसूल लीजिए। ऐसे ये सोचिए 24 नॉटिकल मील तक क्या होगा, वहाँ पर टैक्स ले सकते हैं, जैसे कस्टम्स टैक्स, टैक्सेशन, पॉलिसी। जैसे कोई मोबाइल वोबाइल नहीं आती चाइना से या किसी अमेरिका से, तो उस पर अगर टैक्स लगता है तब यहाँ महंगी हो जाती है। जैसे वहाँ पर अगर कुछ मोबाइल देखें तो वहाँ 20-30 हज़ार के ऐसे एप्पल जैसी मोबाइल 20-30 हज़ार की मिलती है, और यहाँ पर आके वो 60-70 हज़ार क्रॉस कर जाती है, तो वो कस्टम ड्यूटी सब लग जाता है, तो यहीं पर लगता है 24 नॉटिकल मील तक। इमिग्रेशन से रिलेटेड कोई कानून देखना हो तो ये यहीं 24 नॉटिकल मील तक ही होगा, ठीक है, और पॉल्यूशन से यहीं होगा। अब देखिए 24 नॉटिकल मील के बाद क्या होता है, तो 24 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील तक वो होता है, ये क्या होता है, ये अनंत, ठीक है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। 24 वाला क्या होता है, कंटिजियस जोन होता है, ये टेरिशियल जोन होता है, ठीक है, इंग्लिश में इसको टेरिशियल जोन करते हैं, इसको कंटिजियस, इसको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अब ये कहाँ होता है, तो ये भी आपका बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक, हमेशा ये याद रखेंगे कोई भी लिया जाएगा हमेशा बेस लाइन से ही लिया जाएगा, तो बेस लाइन से कितना 200 नॉटिकल मील तक होता है। तो ये क्या होता है, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील। इसमें क्या कर सकते हैं, भारत के जो वैज्ञानिक हैं वो अनुसंधान कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, अनुसंधान मतलब रिसर्च कर सकते हैं, और वहाँ पर अगर कोई चीज़ मिला, जैसे तेल मिल गया वहाँ पर खूब, ठीक, तो जब तेल मिल गया तो उसको मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज़ है, निकालने से पहले ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, आईएसए से परमिशन लेना पड़ेगा। ये 1994 में फॉर्म हुआ था, इसलिए परमिशन लेना पड़ता है कि ऐसा परमिशन लीजिए ताकि अन्य जो जीव जंतु जल में अंदर पाए जाते हैं उनका कोई नुकसान ना हो, आप इसको श्योर करिए, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब जितना भी अभी हमने बताया है ये आपके पेपर में हर बार पूछ लिया जाता है। तो अगर पूछे कि टेरिशियल सी कहाँ है तो 12 नॉटिकल मील तक, या कंटिजियस जोन कहाँ से है तो ये बेस लाइन से 24 तक, ठीक है, लेकिन जो ये कंटिजियस का जो रूल एंड रेगुलेशन है ये यहीं तक अलाउ होता है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं जा पाएगा। और इसके बाद एक्सक्लूसिव जब जोन का आता है तो ये 200 नॉटिकल मील तक ही अप्लाई होता है, और इधर भी मतलब ये इस साइड वाले में मतलब इस साइड भी थोड़ा वो है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कि आप ये कंटिजियस जोन वाला काम टेरिशियल में करिए, ये नहीं कर सकते, ठीक है, वही होता है, ठीक है। अब यहाँ भी दूसरा कानून है जो अभी हमने बताया पूरी तरह से, और कंटिजियस वाला क्षेत्र में इस सब कानून लगेगा, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आपका कौन सा कानून लगेगा, वो सब वहाँ पर क्या वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, ठीक है, वो किस में, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में। चलते हैं देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आई होप थोड़ा सा समझ में आया होगा। अब यहाँ देखते हैं पूर्वी और पश्चिमी तट की बारे में बात करते हैं। देखिए पूर्वी और पश्चिमी तट के बारे में देखते हैं। भू आकृति आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे गुजरात का काठियावाड़ तट है, ये वाला तट बोल रहे हैं, पश्चिमी तटीय मैदान है, पूर्वी तटीय मैदान है। अब देखिए पहले देखते हैं गुजरात का तटीय मैदान। गुजरात का जो तटीय मैदान है वो मुख्यतः साबरमती और माही नदी के जलोढ़ से निक्षेपित होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। ये गुजरात एवं दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के तटीय भागों में विस्तृत है। तो यहाँ दादर नगर हवेली है तो इस साइड के एरिया में थोड़ा विस्तृत है।
अब देखिए पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं। जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये तो पूरा है ही है। पश्चिमी घाट एवं अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। देखिए ये आपका जैसे पश्चिमी घाट है, ये मान लीजिए पश्चिमी घाट है, तो ये जो पश्चिमी घाट ये है और ये अरब सागर है, ये देखिए ये पश्चिमी घाट ये है, अरब सागर ये है, इसके बीच में जो है वो सकरा मैदान है। क्यों सकरा कह रहे हैं, क्योंकि जो पूर्वी वाला तटीय मैदान है ये काफ़ी चौड़ा मैदान है। क्यों चौड़ा मैदान है, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा निर्माण करता है, इसलिए मैदान फॉर्म ज़्यादा हो गया है, ठीक है। मतलब जलोढ़ मिट्टी, मतलब जो नदियाँ आती इधर बहा के लाती हैं वो डेल्टा का फॉर्म करते हैं, इसीलिए यहाँ मैदान ज़्यादा विकसित है और यहाँ पर पश्चिमी घाट पे कम। इनको 3 भागों में विभाजित किया गया। अब देखिए कोंकण तट कौन कौन सा होता है, ये पेपर में कई बार आपके पूछा जाता है कि कोंकण तट कौन कौन सा होता है। ये महाराष्ट्र और गोवा के बीच में होता है। महाराष्ट्र और गोवा के बीच में कोंकण तट होता है। ये देखिए कोंकण कोस्ट, यहाँ पर महाराष्ट्र है और यहाँ पर गोवा है, ठीक है। ये देखिए यहाँ महाराष्ट्र यहाँ गोवा है, तो इसी के बीच में क्या है, कोंकण कोस्ट होता है, ठीक है। देखिए अब देखिए कन्नड़ कास्ट कहाँ होता है, कर्नाटक में गोवा से मंगलोर तक होता है। तो यहाँ पर गोवा है तो यहाँ मंगलोर है, तो कन्नड़ कास्ट ये होता है। मालाबार क्या होता है, ये याद कर लीजिएगा, पूछ लिया जाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक, तो मंगलोर से कन्याकुमारी तक ये होता है, ठीक है। तो कोंकण महाराष्ट्र से गोवा, फिर जब कन्नड़ याद करेंगे तो गोवा से फिर मंगलोर चले जाइए। पहले महाराष्ट्र से गोवा आप जाएंगे, फिर गोवा से फिर कहेंगे चलते हैं और नीचे चलते हैं, तो फिर गोवा से मंगलोर चले जाएंगे, कन्नड़ आ जाएगा। फिर आप मंगलोर से कहेंगे चलिए और नीचे चलते हैं, केरला दिखाते हैं, तो मंगलोर से क्या कन्याकुमारी तक जाएंगे तो मालाबार तट पर चले जाएंगे, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर पूर्वी, यदि ये तो याद हो गया। ऊपर होता है कच्छ, ठीक है, कच्छ की खाड़ी और काठियावाड़, ठीक है। ऊपर कच्छ होता है, नीचे खंभात, तो कच्छ और खंभात ये याद रखिए। यहाँ काठियावाड़ भी इसको बोला जाता है, ठीक है। काठियावाड़ नीचे है, कच्छ ऊपर है। कच्छ यहीं पर सरक्रीक विवाद है, ठीक है, उसको आगे बताएंगे। अब देखिए पूर्वी तटीय मैदान की अगर बात करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान क्या होता है, गोदावरी कृष्णा कावेरी महानदी नदियों के डेल्टा से हुई है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, गोदावरी नदी, ऐसे नदी है नहीं सब बह के इधर ही आती है, ढलान इधर ही है तो इधर ही सब बह के आती है। चाहे महानदी की बात करें, चाहे गोदावरी कृष्णा कावेरी पे न कोई भी नदी है, सब किधर आती हैं, पूर्वी तटीय में आती है मैक्सिमम नदियाँ। तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और भूमि क्या होती है यहाँ की, बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है। महानदी और कृष्णा के बीच उत्तरी सरकार है। अब यहाँ पर देखिए जो महानदी है, ये देखिए महानदी और ये कृष्णा डेल्टा, इसके बीच के क्या है, उत्तरी सरकार है। इसको कृष्णा डेल्टा के पास फाल्स डीबी बिंदु बोला जाता है। कृष्णा डेल्टा के पास फाल्स डीबी बिंदु और ये देखिए महानदी, इन्हीं के बीच उत्तरी सरकार है। उत्कल तट किसको बोला जाता है, महानदी डेल्टा मैदान के उत्कल तट बोला जाता है, ठीक है। तो उत्कल तट भी पूछ लिया जाता है कि किसको बोला जाता है, महानदी डेल्टा मैदान को उत्कल तट बोला जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये तो हो गया। कोरोमंडल तट किसको कहते हैं, तो देखिए कोरोमंडल किसका, कृष्णा डेल्टा से कन्याकुमारी तक, ठीक है। कृष्णा डेल्टा और कन्याकुमारी के मध्य क्या है, कोरोमंडल तट है। कृष्णा और कावेरी नदियों के मध्य, ठीक है, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्या है आपका कोरोमंडल। तो इधर मालाबार है, इधर कोरोमंडल, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पश्चिमी तट पर स्थित नगर उत्तर से दक्षिण। अब देखिए ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था कि जो पश्चिमी तट पर इस साइड में, इस साइड की बात कर रहे हैं, जो नगर हैं उसको बताइए। तो जैसे जंजीरा कहाँ पर है, महाराष्ट्र के रायगढ़ में है, ठीक है। जंजीरे की बात, ये जंजीरा ये है, ये उत्तर में सबसे ज़्यादा। इसके बाद सिंधुदुर्ग है, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में। कौन सा, सिंधु मतलब सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग है ये, तो सिंधुदुर्ग। इसके बाद सिंधुदुर्ग है। कुन्नूर कहाँ है, केरल के कुन्नूर ज़िले में। तो केरल के कुन्नूर ज़िले में। नागरकोइल कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए उत्तर से दक्षिण, तो पहले जंजीरा लगाएंगे, फिर सिंधुदुर्ग लगाएंगे, फिर कुन्नूर लगाएंगे, फिर नागरकोइल लगाएंगे, ठीक है। ये आपको एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था कि इस जो ये नगर है इनको अरेंज करिए उत्तर से दक्षिण। अब देखिए कांडला बंदरगाह
गुजरात में है जवाहरलाल नेहरू, मुंबई में मुरुगावा बंदरगाह, ठीक है। बंदरगाह का चैप्टर नहीं है लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। गोवा है, न्यू मंगलोर कर्नाटक में, कोचीन केरल में है तूतीकोरिन, बंदर एन्नोर, ठीक है, और विशाखापट्टनम है, पारादीप बंदरगाह हल्दिया है, ठीक है, तीसरी साइड है, ठीक है। ये याद रखेंगे। दीघा कहाँ है, और गोपालपुर, गोपालपुर उड़ीसा में है। दीघा पुलिन कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में। कई बार बता रहा हूँ, दीघा पुलिन पश्चिम बंगाल में, गोपालपुर उड़ीसा में। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए यहाँ पर तमिलनाडु तट पर अवस्थित तरंगमबाड़ी डेनमार्क से संबंधितता के लिए विख्यात है। जैसे क्या है, न्यू जेरूसलम चर्च और ज्यूरन चर्च, ठीक है। तो ये तमिलनाडु के तट पर एक मतलब प्लेस है जहाँ पर जेरूसलम चर्च भी है, ज्यूरन चर्च भी है। यहाँ आदि यहाँ की प्रमुख इमारतें हैं, ठीक है। ये सब इमारतें हैं जो डेनमार्क निवासियों ने बनाई थी। डेनमार्क निवासी यहाँ 1620 में आए थे। 1845 में डेनमार्क ने यहाँ बस्ती अंग्रेजों को सौंप दी थी। IAS 1996 में क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। ये पूछा था कि तरंगम बाड़ी कहाँ से किससे संबंधित है, ये तमिलनाडु के तट से संबंध रखता है, इतना याद रखेंगे बस। अब देखिए सागर पुलिन और राज्य। सागर पुलिन कहाँ है, तो ये दीघा कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। गोपालपुर उड़ीसा में है। कालंगुट ये गोवा में है। कालंगुट या कहाँ पर है, ये देखिए कालंगुट पुलिन कहाँ पर है, गोवा में है, याद रखेंगे। और ये मरीना कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ठीक है। मरीना तमिलनाडु में, कालंगुट गोवा में, गोपालपुर उड़ीसा में, दीघा पश्चिम बंगाल में। केप करोलिन को कन्याकुमारी भी बोला जाता है। जैसे तूतीकोरिन और ओरेविले, ठीक है, ये पूर्वी तट पे है, ठीक है। तूतीकोरिन और ओरेविले पूर्वी तट पर है। ये लोअर 2002 में ऐसे पूछा था कि कौन सा पूर्वी तट पे है, कौन सा पश्चिमी तट पे है। तो यहाँ पर ये ओरेविले और तूतीकोरिन जो दिया था, ये कौन सा इधर दिया था, पूर्वी तट पर। और ये जंजीरा और उडुपी, ये जंजीरा और उडुपी कहाँ दिया था, पश्चिमी तट पर। तो ये पूछ लिया गया था कि कौन सा पश्चिमी तट पर है, कौन सा पूर्वी तट। तो याद होना चाहिए ना, ओरिले अगर दे दे, और ओरिबिले और तूतीकोरिन कहाँ पर है, पूर्वी तट पर। जंजीरा उडुपी पश्चिमी तट पर, ये याद होना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। यूपी PCS में ये पूछा था कि केप कोरोनिन किसको बोला जाता है, तो कन्याकुमारी को केप कोरोनिन बोला जाता है। बंगाल की खाड़ी के द्वीप देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए जो ये ऊपर वाला एरिया है अंडमान कहलाता है, ये अंडमान। और जो नीचे वाला एरिया है ये निकोबार कहलाता है, ठीक है। यहाँ लिखा गया अंडमान आइसलैंड, ये देखिए पहले यहाँ लिखा गया अंडमान आइसलैंड, और यहाँ पर लिखा गया निकोबार। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऊपर अंडमान है पूरा और नीचे निकोबार है, तो ये नहीं दोनों मिला दें, अलग अलग है। वहाँ दोनों अलग अलग कैसे, 10 डिग्री जो चैनल है इसको अलग किया है। तो अगर मैं पूछूं कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है, तो वहाँ पर ऑप्शन में क्या होता है, लिटिल अंडमान, नीचे ये लिटिल अंडमान है, देखिए यहाँ लिटिल अंडमान और ये कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार क्या कहते हैं, ये देखिए यहाँ लिटिल अंडमान है, यहाँ कार निकोबार। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। देखिए ऊपर अंडमान लिख रहा है, नीचे निकोबार, तो ठीक है। तो ये 10 डिग्री चैनल। अभी मैं अगर आपसे पूछूं कि जो 8 ये कौन सा डिग्री है, डेक्कन पास किसको अलग करता है, तो ये लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान। यहाँ देखिए साउथ अंडमान है ना, तो साउथ अंडमान को डेक्कन पास, यहाँ लिखे साउथ अंडमान और लघु अंडमान लिटिल अंडमान जिसको बोलते हैं, उसको डेक्कन पास अलग करता है ये। और यहाँ अंडमान की राजधानी, अंडमान निकोबार की सबकी पूरी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ये देखिए क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, हाँ यहाँ पर लघु अंडमान कार निकोबार को, ये देखिए लिटिल अंडमान कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब देखिए यहाँ पर ये बताता हूँ। तब IAS 2018 में क्वेश्चन आया था कि जो ये बायरन आइलैंड है ये सक्रिय ज्वालामुखी है। एक ऑप्शन तो ये दिया था, हाँ ये सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पूछा गया था ये कहाँ पर है, ये तो गलत दिया था, लेकिन मैंने यहाँ सही बना के दे दिया है। ये बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से उत्तर पूर्व में स्थित है। अगर मैं यहाँ बैरन द्वीप दिखाऊं, ये बैरन द्वीप ये है, ठीक है, बैरन आइसलैंड, ठीक है। और ये कह रहा है
कहाँ से, पोर्ट ब्लेयर से, ठीक है। तो ये कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर से, उत्तर पूरब नहीं है। तो देखिए उत्तर पूरब, अगर ऐसे जाएंगे आप ऐसे तो उत्तर पूरब ही तो कहलाएगा। तो ये कहाँ है, उत्तर पूरब में, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, पोर्ट ब्लेयर से हमेशा पूछेगा कि कहाँ से, तो पोर्ट ब्लेयर से कहाँ पर है, ये उत्तर पूरब में है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब देखिए प्रथम उद्गार कब हुआ था, 1787 में, लास्ट उद्गार 2005-06 में। इसी में एक ज्वालामुखी और पाया जाता है यहीं अंडमान निकोबार के पास, कौन सा, नारकोंडम, ठीक है, जो लेकिन डोरमेंट सुसुप्त ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, ये तो आपको पता ही चल गया होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक बार फिर देख लेते हैं। 10 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल, वो 8 डिग्री नहीं, डेक्कन पास, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पर पूछा जाता है कोको चैनल किनके के बीच में, तो कोको आइसलैंड के बीच में है और नॉर्थ अंडमान के बीच में है। कोको चैनल ये आपको दिख रहा होगा, कोको चैनल, कोको चैनल यहाँ पर, कोको आइसलैंड, तो कोको आइलैंड यहाँ पर है और ये नॉर्थ अंडमान। तो कोको अंडमान किसका है, आइलैंड किसका है, म्यांमार का भाग है, याद रखेंगे ये म्यांमार का एरिया है, म्यांमार इस पर वो मतलब इसका अधिकार है। और ये नॉर्थ अंडमान, तो ये बीच में कोको चैनल, तो याद रखेंगे। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति तृतीय पर्वत श्रेणी अराकान योमा के विस्तार से हुई है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर सर्वोच्च चोटी सैंडल पीक है, ये भी क्वेश्चन आया था, 732 मीटर है, उत्तरी अंडमान के पास दिग्गी पुल के निकट स्थित है, 1996 में क्वेश्चन आया था, उत्तरी अंडमान के दिग्गी पुल के निकट स्थित है। अब देखिए यहीं पर, यहाँ एक क्वेश्चन और पूछ लिया गया था कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है, क्योंकि ये अभी ये बे ऑफ बंगाल के पूरा पढ़ रहे हैं तो ये श्रीहरिकोटा भी यहाँ आ जाएगा। श्रीहरिकोटा इसी द्वीप पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह पश्चिम बंगाल की खाड़ी के पुलिकट झील से पृथक करता है। ये देखिए ये पश्चिम बंगाल, अब देखिए पुलिकट झील कौन सा है, ये वाला पुलिकट झील है, ठीक है, ये पुलिकट झील है। अब पुलिकट झील और ये बे ऑफ बंगाल है, तो पुलिकट झील और बे ऑफ बंगाल को कौन पृथक करता है, श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। यही कह रहा है, बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से पृथक करता है, बंगाल की खाड़ी को पुलिकट झील से पृथक करता है। अब यहाँ पर देखिए ये सब सिर्फ थ्योरी में लिखा था, मैंने मैप में ला दिया। ये देखिए यहाँ पर एक मैप और दिया है, ये है आपका पुलिकट लेक और यहाँ पर श्रीहरिकोटा है, ठीक है। तो ये पृथक कर रहा है यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था कि रामेश्वर द्वीप और भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित, रामेश्वर द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ये पूछा गया था राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, तो राम सेतु कहाँ से शुरू होता है, धनुष कोटि से शुरू होता है। धनुष कोटि से शुरू होकर कहाँ पर जाता है, मन्नार द्वीप पे। ये देखिए यहाँ मन्नार द्वीप यहीं पर जाता है। तो भारत और श्रीलंका के बीच राम सेतु है, ठीक है। और ये कहाँ से शुरू होता है, तो भारत के धनुष कोटि से शुरू होकर मन्नार द्वीप श्रीलंका के पास जाता है। तो ये याद रखेंगे। देखिए हमने मैप भी लाया है। सिर्फ आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है, शेयर भी कर दिया करिए अगर आपको अच्छा लगे। ऐसे ही मैं आपको पूरी ज्योग्राफी क्या करूँगा, मैप से पढ़ा दूंगा, ठीक है, आपको हर चीज़ें दिख रट जाएगी। अब देखिए ये क्वेश्चन आई इसमें, ठीक, इसीलिए मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी हो, किसी का भी नोट्स हो, आप यहाँ से कंपेयर कर लीजिएगा जब पेपर दे के आइएगा, ठीक है, किससे ज़्यादा फंसा है, मेरे से फंसा है कि उनसे फंसा है। कोई पेड दे रहा होगा, कोई भी दे रहा होगा, ठीक है, ये फ्री वाला है, ठीक है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के पास कौन सा स्थित, अब देखिए यहाँ पर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन भी लिख दिया। 2017 में बहुत अच्छा क्वेश्चन हमको लगा। ये कह रहा था कि अगर कौन ग्रेट निकोबार के पास है, सुमात्रा है कि बोर्नियो है कि जावा है फिर श्रीलंका है, तो किसके कह रहे हैं, ग्रेट निकोबार के पास कह रहे हैं। तो ग्रेट निकोबार मैं एक बार मैप में दिखा देता हूँ, फिर यहाँ पे आता हूँ। ग्रेट निकोबार कहाँ है, ये तो लिटिल निकोबार है, ये ग्रेट निकोबार, ये देखिए ग्रेट निकोबार कहाँ पड़ रहा है, एकदम नीचे पड़ रहा है, ठीक है। ग्रेट निकोबार कहाँ है, एकदम नीचे। और यहाँ वाला एरिया अगर आप देखेंगे, इस साइड वाला एरिया, तो यहीं पर कौन सा पड़ रहा है, यहाँ पर है सुमात्रा, फिर नीचे जावा, इधर बोर्नियो पड़ता है। और ये श्रीलंका कहाँ पड़ता है, तो श्रीलंका तो बहुत इधर आगे पड़ जाता है। तो पहले चलिए मैप में दिखाते हैं। यहाँ पर उसका मैप कम था ना, ये देखिए ये है इक्वेटर, यहाँ पर श्रीलंका है, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, देखिए। अब यहाँ पर ये सुमात्रा यहाँ है, तो ये सुमात्रा पास पड़ रहा है कि श्रीलंका पास पड़ रहा है, बोर्नियो ने भूल जाइए,
जावा वक्त तो भूल जाइए, इसके आपको इसमें कन्फ्यूजन होगा या सुमात्रा में कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो एक बार फिर से देखिए, अब इससे ज़्यादा जूम तो होगा नहीं। ठीक है, यहाँ ये ज़्यादा पास पड़, ये देखिए यहीं ज़्यादा पास पड़ रहा है। ठीक है, यहीं से अगर ग्रेट निकोबार की बात कर रहे हैं, ग्रेट निकोबार की बात कर रहे हैं, मतलब एकदम साउथ में आपको जाना है, साउथ में जाना है, ये बगल में ही है। श्रीलंका कहाँ है? यहाँ है। ठीक है, अगर आप अंडमान की बात करते तो हो सकता था श्रीलंका आ जाता, लेकिन निकोबार की बात कर रहे हैं तो ये सुमात्रा के सबसे पास है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा बनाया था गया था, किसके द्वारा? ये आईएएस लोक सेवा आयोग के द्वारा कि 2017 में कि ग्रेट निकोबार के पास कौन है? सुमात्रा है। ठीक है, बोर्नियो, जावा, श्रीलंका, ठीक है, ये सब नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर अरब द्वीप के समूह कौन सा है? केरल के मालाबार तट पर लक्षद्वीप है। केरल के मालाबार तट पर लक्षद्वीप, ये छोटे परवालों को, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये परवाल एटॉल से बने होते हैं। झारखंड में आया है, बीपीएससी में भी आया है, एटॉल से बने होते कि नहीं? ये बने होते हैं। पहले इस किस नाम से जाना जाता था? लकाद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। फिर 1973 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ठीक है, ये अब लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, इसकी डिस्टेंस मालाबार से 220 से 240, इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे है? कोई यहाँ पर है एक द्वीप, मान लीजिए कोई एक द्वीप यहाँ पर है तो एक द्वीप यहाँ पर है, तो वो 220 से 240 एक एवरेज ले लिए थे वहीं तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिकॉय और मालदीव के बीच कौन सा स्थित है, तो यम से मिनिकॉय, यम से मालदीव। कैसे जीरो बनाएंगे? जीरो दोनों सेम है। ठीक है, तो 8 बन गया, तो 8 क्या 8, ये 8 डिग्री, तो ये क्या होगा? मालदीव। मिनिकॉय मालदीव के बीच में कौन सा? 8 डिग्री है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री है। ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप के बाद 9 डिग्री, मालदीव मिनिकॉय के बीच 8 डिग्री। देखिए मैंने दिखा भी दिया है। 10 डिग्री किसके बीच है? अंडमान निकोबार के बीच में। ठीक है, अब देखिए दक्षिण पश्चिम भारत में ये पूछ लिया गया था, ये तो अभी बताए थे। कहाँ से, ये मतलब कहाँ पर है? लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम भारत में। जैसे ये बनाइए तो दक्षिण पश्चिम तो यही होगा, तो यहीं तो है, दिख नहीं रहा होगा, मान लीजिए ऐसे बनाइए तो यहीं तो है दक्षिण पश्चिम भारत। यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। ये इसकी बात करें लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर एरिया, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो यही है। लक्षद्वीप कुल समूहों की संख्या 36 है। सबसे उत्तरी अमीनी द्वीप है। सबसे उत्तर में अगर मैं पूछूं कि कौन सा द्वीप है, तो बहुत पूछा गया है क्वेश्चन। सबसे उत्तर में अमीनी द्वीप है। सबसे दक्षिणी को मिनिकॉय कहते हैं। ठीक है, लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है। अमीनी द्वीप, ठीक है, और मिनिकॉय 9 डिग्री से अलग होते हैं। ठीक है, मतलब ये देखिए मिनिकॉय और इधर अमीनी द्वीप। अमीनी द्वीप मतलब इधर कहीं भी कोई भी द्वीप होगा तो ये किस में? उत्तर में ही बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, अगर मैं कह रहा सबसे उत्तर में, तो सबसे उत्तर में ये है और मिनिकॉय ये है, तो सबसे उत्तर ये किस में? 9 डिग्री से अलग हो रहा है ना। तो ऊपर जितना जाएगा वो अक्षांश बढ़ता जाता है, तो 9 डिग्री से अलग हो रहा है। कहाँ हो गया ये? अब देखिए कावाराती लक्षद्वीप की राजधानी है कावाराती, जो कावाराती द्वीप पर स्थित है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप एंडरॉथ है। ठीक है, इसका सबसे बड़ा द्वीप यही है, एंडरॉथ है। ठीक है, परवाल भित्ति पाई जाती है कहाँ कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, कच्छ की खाड़ी में पाई जाती है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में पाई जाती है। ये याद रखेंगे, बीपीएससी 2019 में क्वेश्चन आया था कि परवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? कैम्बे की खाड़ी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये याद रखेंगे, कैम्बे की खाड़ी में नहीं। एलिफेंटा द्वीप वही वाला द्वीप है जहाँ पर ये मुंबई है। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ये एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। सालसेट द्वीप भारत के पश्चिमी तटीय महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, सालसेट, ठीक है, शायद इसी सब पर दहेज वहेज वाला था, ठीक, पुर्तगाली वाला। ठीक है, अब देखिए मुंबई और थाड़े के इसी द्वीप पर स्थित है। ठीक है, अब तटीय ऑफशोर आइलैंड क्या होता है? ऑफशोर आइलैंड क्या होता है जानते हैं? जैसे हमारा ये मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि से थोड़ा सा अंदर जाएंगे एक द्वीप है, ठीक पड़ता है ऐसे द्वीप। ठीक है, वो ऑफशोर आइलैंड कहलाता है। ठीक है, कुछ मतलब छोटे छोटे द्वीप होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, कलकत्ता में आप गए होंगे, वेस्ट बंगाल में गए होंगे, एक गंगा सागर, ठीक है, गंगा सागर लोग नहाने जाते हैं।
ठीक है। बहुत लोग उत्तर भारत के तो बहुत लोग जाते हैं, अपने उत्तर प्रदेश से भी बहुत लोग जाते हैं, ठीक है। गंगा सागर तो वो एक क्या होता है, ऑफशोर है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी गया है गंगा सागर, ठीक है। न्यू मूर, ये सब कौन है, ये थोड़े छोटे छोटे आइसलैंड होते हैं, ठीक है। जब वहाँ जाएंगे तो नाव से उधर लेकर जाते हैं गंगा सागर नहाने, ठीक है। कुछ लोग गए होंगे। देखिए यहाँ पर कच्छ में कौन कौन सा है, दीप, बैदा, नोरा, पीर्तन, करुण, भार, ये कच्छ के हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिएगा पीडीएफ से, ठीक है। मुंबई के बुचर, कारंजा, क्रास, ये आप सोचेंगे इसको कौन याद करेगा, ये पूछा गया, अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, पूछा गया है। नर्मदा तापी के मुहाने पर खड़िया बेट, अलिया बेट, ठीक है। नर्मदा और तापी के मुहाने पर खड़िया बेट, अड़िया बेट ऑफशोर द्वीप है। कोच्चि के वाइपिन, ठीक है, कोच्चि के किनारे वाइपिन है। गोवा के तट पर अंजी द्वीप, ठीक है। मंगलौर के तट पर भटकल, पिजनका, सेंट मेरी। अब देखिए महानदी और ब्रह्माणी के मुहाने पर, ठीक है, कौन सा है, व्हीलर द्वीप, ठीक है। व्हीलर जिसको APJ अब्दुल कलाम कहते हैं, तो ये महानदी और ब्रह्माणी के मुहाने पर कौन सा, व्हीलर द्वीप, ठीक है, जहाँ से सैटेलाइट वैटेलाइट छोड़ी जाती है। लक्षद्वीप सबसे द्वीप समूहों का अंग है। अगाथी है, कावारत्ती है, कालपेनी है। तिलनचोंग नहीं है, PCU के पीस, तो उत्तराखंड पीसेस वाले देख लीजिए, 2021 में यही क्वेश्चन आया था, आपसे पूछ सकता है। इसका मतलब आपको जितना भी ये है इसको याद करके जाना ही होगा। उत्तराखंड पीसेस वाले अभी आने वाला है पेपर कुछ दिन में, ये तो याद करके जाइए, क्योंकि यहाँ ये पूछा है तो आपको यहाँ से भी पूछ सकता है कि खड़िया बेट किधर है। ये पूछ सकता है कि पूर्वी तट पर है कि पश्चिमी तट पर है, तो पश्चिमी तट बताइएगा, खड़िया बेट, ठीक है। वाइपिन कहाँ है, पश्चिमी तट पे है, ठीक है। अंजी द्वीप कहाँ है, तो गोवा के तट पर, ये गोवा मान लीजिए, यहाँ पर छोटा सा है तो उसके इधर छोटा सा अंजी द्वीप भी है, ठीक है। कोरी क्रीक, अब देखिए कोरी क्रीक अथवा निवेशिया एक ज्वारीय क्रीक है। ये देखिए सर क्रीक, ठीक है। ये देखिए यही विवाद है जो थोड़ा सा विवादित रहता है, मतलब कश्मीर के इतना विवाद यहाँ नहीं है, यहाँ शांत एरिया रहता है थोड़ा। तो ये क्या है, सर क्रीक, ठीक है। तो सर क्रीक विवाद यही है। अब देखिए जिसे निवेश क्या है, ज्वारीय क्रीक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य सर क्रीक एक कच्छ के रन में स्थित 96 किलोमीटर का लंबा जलीय क्षेत्र है, यही है, ठीक है। कहाँ पर है, कच्छ के रन में है, ये याद रखिएगा, कच्छ के रन में, 2 बार बता रहा हूँ, अभी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तब अभी देखेंगे। यह भारत, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत को अलग करता है। गुजरात और पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये अपना कौन सा है, ये अपना गुजरात है और ये पाकिस्तान का सिंध है। सर क्रीक अलग नहीं कर रहा है, ये देखिए सर क्रीक, इसीलिए मैंने आप थोड़ा सा डायग्राम लाता हूँ आप सबके लिए। मुख्य विवाद कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा निर्धारण को लेकर है, लेकिन फिलहाल भारत पर इसका नियंत्रण है। चलते हैं क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं, देखिए 2017 में आया है, 2014 में आर में आया है, 2008 में IS में आया है। राज्य पूछ रहा है, यूटी नहीं पूछ रहा है। 9, 4 यूटी 9 राज्यों में लगे हैं, ठीक है, याद रखेंगे। भारतीय रत्नाकार किसका नाम है, रत्नाकार का सूचक कौन सा है, तो हिंद महासागर रत्नाकार है। भारत उसमें तटीय शहरों का कौन है, पहले भी देखिए, पहले जंजीरा पड़ा था, फिर सिंधु दुर्ग पड़ा था, फिर कुन्नूर पड़ा था, फिर नागरकोल पड़ा था। तो ऐसे ही याद रखेंगे, पहले जंजीरा, फिर सिंधु दुर्ग, फिर नागरकोल, फिर कुन्नूर यहाँ जाएगा, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन आया उत्तर से दक्षिण दिशा में आया था UTLDA में। अब देखिए अंडमान निकोबार सर्वोच्च शिखर पल्याड़ नहीं, सैंडल पीक IS में आया ना, तो थोड़ा सा हिंदी उल्टा सीधा रहेगा ये। तो ये कहाँ पर है, तो बताइए, मतलब कह रहे हैं ये सैंडल पीक स्थित है, कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अंडमान में, लघु अंडमान में, मध्य अंडमान में, या बृहद मतलब बड़ा निकोबार में, ठीक है। तो अंडमान निकोबार, तो निकोबार में था ही नहीं है, ठीक है, चाहे मध्य अंडमान में, लघु या उत्तरी अंडमान में हो। तो कहाँ पर स्थित है, ये उत्तरी अंडमान में, कहाँ है, उत्तरी अंडमान में है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। 10 डिग्री जलमार्ग किसको पृथक करता है, तो किसको पृथक करता है, मतलब अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करता है क्या इसमें, ठीक है, अभी पढ़े हैं। IS 2014 में क्वेश्चन आया है, किसको किसको अलग करता है, अंडमान निकोबार को। ऊपर अंडमान रहता है, नीचे निकोबार होता है, ठीक है, इसी में 10 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया बैरन द्वीप ज्वालामुखी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारतीय राज्य क्षेत्र में स्थित है, एकदम सही है। अंडमान निकोबार भारतीय राज्य क्षेत्र है, एकदम सही है।
बैरन द्वीप ग्रेट निकोबार से लगभग 140 किलोमीटर पूर्व में, ठीक है, पूर्व में थोड़ी स्थित है ये। ग्रेट निकोबार जो है उसके किस साइड है, उत्तर पूरब में है, उत्तर और पूरब में। एक बार मैं मैप और दिखा दूं क्या, एक बार मैं दिखा देता हूँ तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, समझ में आना चाहिए बस आपको। ये लिटिल है, ग्रेट निकोबार पूछ रहा था, हाँ ग्रेट निकोबार ही शायद पूछ रहा था। हाँ तो ग्रेट निकोबार अगर पूछ रहा तो ग्रेट निकोबार ये है, बैरन आइलैंड, तो ये उत्तर पूरब में नहीं है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हाँ तो ग्रेट निकोबार के उत्तर पूरब में है, ठीक है। 140 किलोमीटर पूरब में है नहीं, 140 किलोमीटर पूरब में नहीं, ये अगर पोर्ट ब्लेयर से देखा जाए तो ये पोर्ट ब्लेयर से आपका पड़ता है 100 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है। तो ये कब पड़ता, कब, ये 135, तो यहाँ पूरब लिखा गया, पूरब तो इधर जाना चाहिए, हम तो ऊपर ले जा रहे थे तीर, ठीक है। तो ये पूरब तो गलती होगा, ये दूसरा गलत होगा। पिछली बार बैरन द्वीप, ये गलत है, पिछली बार बैरन द्वीप अगर देखा जाए 1787 में ये उद्भिद हुआ था, ये भी गलत है। तो कौन सा सही हो जाएगा, सिर्फ पहला। 2000 कब आया था, 18 में क्वेश्चन आया था, IAS का क्वेश्चन है। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट कौन सा है, तो कौन, IAS का क्वेश्चन कर रहे हैं आप, सुमात्रा। कोरी क्रीक निवेश क्या है तो देखिए मैं क्या बताया था, वहाँ ऐसे गोला किया था बार बार, कच्छ के रन, यहाँ कच्छ की खाड़ी दिया गया, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, कच्छ के रन होगा, ठीक है। अब देखिए परवाल भित्ति नहीं पाई जाती है कहाँ, तो कैम्बे की खाड़ी में परवाल भित्ति नहीं, ये कहाँ, गुजरात में कैम्बे खाड़ी, यहाँ पाई जाती है, कच्छ में खाई में, निकाय लक्षद्वीप में भी पाई जाती है, ठीक है। तो पहला वाला नहीं। बस इतना ही आज था, आज थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया होगा, ठीक है। तो क्या करूं मैं, आपको आपका कुछ डाउट था, मैं सोचा क्या दूसरा वीडियो लाऊं, इसी में सब कुछ बता देता हूं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस PDF को मतलब एक बार डाउनलोड, इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि ये PDF बहुत इंपॉर्टेंट PDF है, इसमें सभी का 3-4 चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है। ये आप अगर 1 से 2 बार पढ़ लेते हैं तो अगर रिवीजन के टाइम बहुत काम आने वाला है इस PDF का, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।